छात्रों, आज हम रघुवीर सहाय द्वारा लिखित दिल्ली मेरा परदेश की चर्चा करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली मेरा परदेश क्या है और इसके अंतर्गत लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। आखिर दिल्ली को रघुवीर सहाय ने परदेश क्यों कहा। रघुवीर सहाय का संबंध वैसे तो लखनऊ से रहा है, परंतु साहित्यकार होने के नाते और दूसरे साहित्यकार के आग्रह पर दिल्ली आना हुआ। तो इस विषय को जानने का प्रयास आज हम करेंगे। रघुवीर सहाय दिल्ली मेरा परदेश की एक चर्चित पुस्तक है। ये पुस्तक डायरी शैली में लिखी गई है और इसका कुछ अंश पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस पुस्तक का नाम दिल्ली मेरा परदेश आखिर लेखक ने क्यों रखा है, यह जानना आवश्यक है। लेखक यद्यपि लखनऊ से संबंधित है, तथापि वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के कहने पर प्रतीक के सह संपादक के रूप में 1951 में दिल्ली आता है। आज्ञे प्रतीक नामक एक पत्र का संपादन कर रहे हैं दिल्ली से। और इस दिल्ली में लगभग 37 साल रहता है। दिल्ली में राजेंद्र यादव हंस नामक पत्रिका का संपादन करते हैं। राजेंद्र यादव के आग्रह पर रघुवीर सहाय दिल्ली मेरा परदेश लिखते हैं। राजेंद्र यादव रघुवीर सहाय से कहते हैं कि दिल्ली ने आपको क्या दिया, इस विषय पर आपको लिखना है। रघुवीर सहाय लिखना आरंभ करते हैं और उसको शीर्षक देते हैं दिल्ली मेरा परदेश। तो आइए छात्रों, दिल्ली मेरा परदेश के विषय में लेखक की क्या धारणाएं हैं, उनको जानने का प्रयास करें। पहला बिंदु है प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा प्रगतिशील विचारधारा का बेहुदा ढंग से प्रचार। रघुवीर सहाय जब दिल्ली आते हैं, वहाँ की साहित्य गोष्ठियों में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें एक अभाव खटकता है, वो ये प्रगतिशील विचारधारा का बेहुदा ढंग से प्रचार किया जा रहा है। जब वे देखते हैं एक गोष्ठी में हनुमान जी की लाल लंगोटी और झंडी को प्रगतिशील विचारधारा का प्रतीक के रूप में साहित्यकारों ने प्रस्तुत किया, तो उन्हें बहुत ही हास्यास्पद लगा। दूसरा बिंदु है साहित्य गोष्ठियों में महत्वपूर्ण विषय पर बहस का भाव। ये बात सबसे ज़्यादा रघुवीर सहाय को चिंतित करती है कि साहित्यिक गोष्ठियों में किसी अच्छे विषय पर बहस का अभाव उन्हें लगता है, और यही कारण है कि उन्हें लखनऊ में अमृता नागर, यशपाल, प्रोफेसर हलीम
एहतेशाम हुसैन, आदित्य मिश्र, गोकुल चंद रस्तोगी, बन्ने भाई आदि कई साहित्यकारों की याद आती है कि कॉफ़ी हाउस में बैठकर हम किस प्रकार से आपस में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया करते थे, परंतु वह अवसर यहाँ दिल्ली में मिलने वाला नहीं है। ये हमेशा उनको बात सालती रहती थी। अगला बिंदु है बाहरी विचारधारा पर आधारित दिल्ली का साहित्य। रघुवीर सहाय इस बात पर जोर देते थे कि हम जो जीवन भोग रहे हैं, जो हमारे जीवन का सत्य है, उस सत्य को ही साहित्य में प्रस्तुत करना चाहिए। परंतु दिल्ली में रहकर उन्होंने इस बात को महसूस किया कि शहर की अपनी कोई जड़ें नहीं हैं। दिल्ली में जो साहित्य सृजन किया जा रहा है वो विदेशी विचारधारा से प्रेरित कहीं ज़्यादा लगता है, न कि उनका स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ लगता है। उन्हें ये बात भी सालती है। रघुवीर सहाय के साहित्य में गवई गांव की गंध को देखा जा सकता है, परंतु दिल्ली के साहित्य को यदि देखा जाए तो उनको लगता है कि साहित्य को संचालित करने वाली शक्तियाँ भारतीय कम, अभारतीय ज़्यादा लगती हैं। अगला बिंदु है दिल्ली के सांस्कृतिक भंडार का अभाव। लेखक इस बात पर भी बल देता है कि दिल्ली का अपना कोई सांस्कृतिक भंडार नहीं है जिसने रघुवीर सहाय जी के लिए अत्यधिक प्रभावित किया हो, जिसको वह अपना सके हों। और कभी कभी तो उन्होंने इस बात तक को कहा है कि मैं पंजाबी बोलना तक ना सीख पाया। वहाँ की संस्कृति रघुवीर सहाय जी को प्रभावित नहीं कर सकी, जबकि वे लखनऊ की ओर जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि लखनऊ की संस्कृति से वे अंदर और बाहर तक रंगे हुए दिखाई देते हैं। अगला बिंदु है दिल्ली में लोगों के बीच संवाद की स्थिति। लेखक को दिल्ली में रहते हुए लगभग 37 वर्ष हुए, परंतु उसने ये महसूस किया कि दिल्ली में लोगों के बीच में संवाद की स्थिति नहीं है। लोग स्वार्थी अधिक हैं, सामाजिक कम हैं। उनके पास एक दूसरे के दुख सुख सुनने के लिए समय का अभाव है और वे केवल आर्थिक तरक्की की दौड़ में लगे हुए हैं। अगला बिंदु सांचों में बटी दिल्ली। लेखक ये भी देखता है कि दिल्ली सांचों में बटी हुई है। एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक सांचों में बांट दिए गए हैं। जिस प्रकार से मकान सांचों में बटे हुए हैं, उसी प्रकार से लोग भी सांचों में बटे हुए हैं और किसी से
किसी प्रकार का सामाजिक सरोकार नहीं रखते हैं। अगला बिंदु है स्वावलंबी एवं एकांतवासी। लेखक ये भी लिखता है कि अधिकतर लोग दिल्ली में स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, परंतु उधर ये भी देखता है कि लोग एकांतवासी भी हैं। उनके जीवन में धन है, परंतु उनके जीवन में जो खुशहाली होनी चाहिए वो शायद देखने को नहीं है। वे एकांत प्रिय अधिक हैं। सामाजिकता का अभाव कहीं न कहीं लेखक को खटकता है। जैसा कि लखनऊ में कई बार उसने उदाहरण दिए कि आपस में लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की कुशल क्षेम जानते हैं, परंतु दिल्ली में भागम भाग की स्थिति बनी हुई है। अगला बिंदु देखते हैं हम, प्रकृति का कृत्रिम स्वरूप। यद्यपि प्रकृति अपने प्राकृतिक और नैसर्गिक रूप में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दिल्ली है तो दिल्ली में प्रकृति को कृत्रिम रूप दिया गया है। बड़े बड़े पथरीले मार्ग हैं, मार्गों के किनारे ऊंचे ऊंचे पौधे हैं, वे सब एक निश्चित दूरी पर हैं, निश्चित ऊंचाई पर हैं। कहने का आशय है कि वो कृत्रिमता से युक्त हैं, वे नैसर्गिक उनको हम नहीं कह सकते। भले ही वो आकर्षित करते हों, वे एक अलग बात है, लेकिन लेखक ये मानता है कि उसमें कृत्रिमता देखने को मिलती है। अगला बिंदु है लेखक के व्यक्तित्व का विकास। लेखक यहाँ बताना चाहता है कि लेखक साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में यद्यपि लखनऊ से ही काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से ही उसने शुरुआत की हो। चाहे साहित्य हो, रंगमंच हो, राजनीति हो, संस्कृति हो, हर क्षेत्र में पहले से ही वो काम कर रहा था। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली में आकर उसने उसको और अपने व्यक्तित्व को धार दी और हर क्षेत्र में महारत हासिल की। इस बात को भी लेखक स्वीकार करता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इन बातों को समझा होगा। धन्यवाद।